चलिए अब हम लोग नए टॉपिक में स्वागत करते हैं सभी का। ब्रिटिश सत्ता का प्रशासनिक नीति, हम लोगों ने राजनीतिक नीतियाँ, उसका साम्राज्यवादी नीतियाँ हमने पढ़ लिया। उसमें साम्राज्यवादी नीतियाँ में मुख्यतः साम्राज्य विस्तार का दृष्टिकोण एवं भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा या क्षेत्रों पर नियंत्रण, वही साम्राज्यवादी का मतलब होता है। और साम्राज्यवादी नीतियाँ के अंतर्गत मुख्यतः कंपनी ने युद्ध संधियाँ की नीतियाँ बनाई, ये ना युद्ध और संधियाँ, उसमें मुख्य रूप से वही था। असहायक कारक के रूप में अन्य प्रशासनिक सुधार। अब हम लोग ब्रिटिश सत्ता का प्रशासनिक नीति पढ़ेंगे कि यहाँ पे युद्ध कर लिया, संधियाँ कर ली, फाइनली साम्राज्य विस्तार करके शासन सत्ता स्थापित कर लिया। तो शासन सत्ता स्थापित किया तो शासन चलाने के लिए नीतियाँ लाई होगी, नहीं लाया होगा, नियम लाए होंगे, वो अपने हित के लिए, वो अपने हित के लिए लाया होगा कि हम कैसे यहाँ पे शासन करेंगे। और उसके शासन के केंद्र बिंदु में भी क्या था, अधिक से अधिक धन प्राप्त करना, उसका उद्देश्य ही वही था। तो उसने जो प्रशासनिक नीतियां लाई उसको हम लोगों ने जो बीपीएससी के या यूपीएससी का या कोई भी एग्जाम के लिए पीटी और मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पीटी में भी और मेंस में भी, वो यही टॉपिक है। इसी के अंतर्गत प्रश्न रहता है हमेशा, ठीक है। तो इसी में हम लोग एक 18वां कर सकते हैं, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, 18वां ही पढ़ेंगे ही ना। गवर्नर जनरल भी पढ़ लेना है। गवर्नर जनरल में कंपनी के काल में जो गवर्नर जनरल पढ़ना है वो मुख्य रूप से 3-4 को पढ़ना होगा। लॉर्ड डलहौजी को, वारेन हेस्टिंग को, कॉर्नवालिस को और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद आप इधर पढ़ना होगा और लॉर्ड डलहौजी भी आप पढ़ेंगे कंपनी के समय में। और जब वायसराय क्राउन की सत्ता आ गई तब हम पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड मेयो को, लिट्टन को, रिपन को, डफरिन को, कर्जन को मुख्य रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। इतना तक, कर्जन तक पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कर्जन तक पढ़ेंगे। यानी कुल मिला के फाइनली 10 गो गवर्नर जनरल तो बहुत है। मेंस के हिसाब से और पीटी के हिसाब से 10 गवर्नर जनरल पर अगर आपका कमांड है तो आपको सारे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। तो ब्रिटिश सत्ता का प्रशासनिक नीति के अंतर्गत सबसे पहले बंगाल में द्वैध शासन या दोहरी शासन प्रणाली, उसके बाद भारत में संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा में जो ये संवैधानिक विकास है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपनी के काल में जो संवैधानिक विकास हुआ, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के रेगुलेटिंग एक्ट तक, ये सॉरी अधिनियम तक। उसके बाद क्राउन के काल में 1858 से प्रारंभ होता है और हम 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम वहाँ तक पढ़ेंगे। ब्रिटिश काल में नागरिक प्रशासन पढ़ेंगे। नागरिक प्रशासन का मतलब होता है सैन्य प्रशासन को छोड़कर जितने चीजें हैं उसे नागरिक प्रशासन कहते हैं। जैसे सिविल सेवा, पुलिस व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था हो जाएगा सैन्य सेवा, लेकिन पुलिस व्यवस्था वो नागरिक का भाग होता है, क्योंकि आम जनता का विकास के लिए शांति चाहिए और शांति किससे स्थापित होगा, पुलिस से। और सैन्य प्रशासन का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना और पुलिस प्रशासन का काम होता है, गठन का उद्देश्य होता है शांति व्यवस्था स्थापित करना, अपराध को समाप्त करना। तो पुलिस प्रशासन पढ़ेंगे, लोक निर्माण विभाग पढ़ेंगे, संचार विभाग पढ़ेंगे, कृषि उसी में आएगा, भू राजस्व भी उसी में आएगा। इस सभी को यानी सैन्य प्रशासन, चिकित्सा व्यवस्था,
सैन्य प्रशासन को छोड़कर जितने चीजें होता है उसको क्या कहते हैं? नागरिक प्रशासन, ठीक है, या गैर सैन्य प्रशासन भी कहते हैं। उसके बाद लोक सेवाओं का विकास, ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का विकास स्टार्ट होता है आमतौर पे लॉर्ड वेलेस्ली के ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कलेक्टर का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कौन है? कॉर्नवालिस। वहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। ब्रिटिश भारत में सैन्य प्रशासन पढ़ेंगे। सैन्य प्रशासन पढ़ना बहुत जरूरी है। सैन्य प्रशासन, किस गवर्नर ने सैन्य प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या नीतियाँ लाई थी, और उसी नीति के कारण अगर भारतीय के हित में था तब तो ठीक है, अब भारतीय के हित में नहीं रहा तो क्या हुआ? सैनिकों का विद्रोह हुआ, और सैनिकों का सर्वप्रथम विद्रोह मंगल पांडे के द्वारा किया गया था, ठीक है, पूछा भी से। ब्रिटिश भारत में राजस्व प्रशासन पढ़ेंगे। ब्रिटिश काल में न्याय प्रशासन भी पढ़ेंगे। न्याय प्रशासन में शुरुआत होता है वारेन हेस्टिंग से। उसके बाद उसी के काल में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। फिर कॉर्नवालिस कोड आता है कॉर्नवालिस कोड, नाम सुने होंगे। उसके बाद आपको विधि आयोग का गठन होता है। उसके बाद आगे इल्बर्ट बिल आता है। रिपन लाता है ना इल्बर्ट, न्याय प्रशासन है, न्यायिक सुधार है। क्लियर हो गया? ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज पढ़ेंगे। एक तरह से पंचायती राज का दिखता है। प्राचीन काल में, मौर्य काल में पंचायती राज व्यवस्था दिखता है प्रारंभ में। उसका संपूर्ण आयाम चोल काल में दिखता है। चोल में स्थानीय स्वशासन। मध्यकाल में भी ग्राम पंचायतें, ग्राम प्रशासन गठन किया गया था शेरशाह के द्वारा, अकबर के द्वारा। आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का विकास कहाँ से होता है? रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन का नाम सुने होंगे, उसी के देन है स्थानीय स्वशासन। लॉर्ड मेयो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति लाया था, जो इस बार बीपीएससी में पीटी में पूछा है ना, वित्तीय विकेंद्रीकरण। लॉर्ड मेयो का 1870 का प्रस्ताव क्या था? कौन, किसको समझ में आया था प्रश्न? तो स्थानीय स्वशासन अगर आप पढ़ लेते मेंस में तो वो क्वेश्चन बन जाता। ब्रिटिश भारत में जनगणना किसके समय में हुआ? प्रथम जनगणना मेयो के समय में। मेयो के समय में हुआ। विधिवत रूप से रिपन के समय में हुआ। तो जनगणना क्या था वो भी जानना है। जनगणना तो आप लोग इतने जानते हैं, लेकिन था क्या, उसका क्या महत्व, क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटिश भारत में रेलवे का विकास, रेलवे आया था ना लॉर्ड हल्लूजी के समय में। प्रथम रेलवे मुंबई से थाने चला था, 33 किलोमीटर, 34 किलोमीटर जो भी। ब्रिटिश भारत में कृषि का विकास का क्या प्रयास किया गया? कृषि का विकास। ब्रिटिश भारत में दुर्भिक्ष यानी अकाल भी आया है। तो अकाल आया तो अकाल कहाँ कब आया, और उस अकाल के नियंत्रण पाने के लिए, उस अकाल से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन कौन से अकाल आयोग का गठन किया था, और उस अकाल आयोग ने क्या सुझाव दिया? क्लियर है? ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ब्रिटिश भारत में कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में आया था? रिपन के समय। रिपन उदारवादी था, इसलिए रिपन का तो पूछेगा ही। कंपनी के काल में 1764 से 1858 के बीच में, ये जो क्वेश्चन है ये दोनों मिलता जुलता है, ये और ये मिलता जुलता है। ये एक पढ़ोगे तो दोनों सॉल्व होगा, ये पढ़ोगे तो दोनों सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो कंपनी के काल में क्या प्रशासनिक सुधार कार्य हुआ? जितने गवर्नर जनरल आए तो क्या क्या किए? वो यानी सभी गवर्नर जनरल के बारे में जो मुख्य प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत आएगा, सारे चीज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। फिर वही हुआ, कंपनी के अधीन प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन, और तथा उनका अंग्रेजी औपनिवेशिक हितों से क्या संबंध रहा, यानी जो वो नीतियाँ लाया, प्रशासनिक कार्य किया, उसका उसके हित के लिए कहाँ था, उसको कहाँ तक फायदा हुआ, भारतीयों को कहाँ तक फायदा हुआ। ब्रिटिश सरकार यानी क्राउन 1858 से 1947 तक के काल में प्रशासनिक सुधार, ठीक उसी प्रकार इसी को हम करते हैं। तो 1858 से 1947 तक अंग्रेजी नीतियाँ
तथा प्रशासनिक पुनर्गठन पढ़ेंगे। और फाइनली अंत में जो मुख्य गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल ने क्या क्या कार्य किया, वायसराय ने क्या क्या किया, वो 8-10 गो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसको लिखिए। चलिए अब हम लोग पहला टॉपिक में आते हैं, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली। पहले समझ लेना तब लिखते रहना, छापते रहना। पहले समझ लो, नहीं समझोगे तो फिर हवा में उड़ोगे। तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली के बारे में हम लोग जानते हैं। ये बंगाल है, उस समय का बंगाल। इसके इस क्षेत्र में, बंगाल में ही यह क्षेत्र था। पहले बिहार बंगाल में ही था, इतना तो पता है सबको। 1764 में इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि के बाद 64 में हुआ ना, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल का गवर्नर, जनरल नहीं, बंगाल का गवर्नर कौन बना? लॉर्ड क्लाइव। यहाँ पे भी नवाब है ही, नवाब विद्यमान है, नवाब की सत्ता है, नवाब की सत्ता है। ये खत्म नहीं हुआ है, तो मत समझना। लॉर्ड क्लाइव ने एक व्यवस्था लाया, वो व्यवस्था का नाम था द्वैध शासन प्रणाली। ये द्वैध शासन प्रणाली जो चला था वो 1765 से 72, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली क्या था? लॉर्ड क्लाइव सोचा, आखिर लॉर्ड क्लाइव क्यों लाया था? लॉर्ड क्लाइव यह जानता था कि अगर हम नवाब को हटा देंगे और डायरेक्ट हम शासन करेंगे तो मेरी पहली कि यहाँ की जनता मेरी सत्ता को स्वीकार नहीं करेगी, उसका दिमाग में था। दूसरा, उसके दिमाग में ये भी था कि कर नजराना जो अन्य यूरोपीय कंपनी है, डच है, फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है, स्वीडिश है, जो आसानी से नवाब को कर दे देता है, अगर हम यहाँ पे सत्ता डायरेक्ट स्थापित करेंगे तो हमको कर नहीं देगा। ईगो की भावना, ठीक है। हम पढ़ाएंगे तब तुम लोग पढ़ लोगे, लेकिन अगर इसमें कोई एक नेतृत्व करेगा तो नहीं पढ़ोगे, क्योंकि उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करोगे। ईगो की भावना रहती है ना, और की जाना है वास्तव में ज्यादा अपने जानता होता है नहीं, ठक्का देगा, हम बहुत जानते हैं, बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं। ठीक उसी प्रकार की बातें थी। लॉर्ड क्लाइव सोच रहा था, उसके दिमाग में था कि अगर हम यहाँ डायरेक्ट सत्ता स्थापित करते हैं, नवाब को हटा देते हैं, तो क्या पता कि स्वीडिश फ्रांसीसी हमारी सत्ता को स्वीकार करेगा कि नहीं, हमको नजराना देगा कि नहीं, क्योंकि ये तो कंपनी को आसानी से नजराना दे देता था। कंपनी आसानी से किसको नजराना देता था? नवाब को, क्योंकि नवाब परंपरा से चल रहा था। दूसरा चीजें लॉर्ड क्लाइव के दिमाग में ये भी था कि कहीं हम डायरेक्ट यहाँ सत्ता स्थापित कर दें तो ब्रिटिश क्राउन जो है, सरकार है, संसद है, वो स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। चौथी बात उसके दिमाग में था कि अगर हम उसको हटा देते हैं तो हमारा व्यापार वाणिज्य जो चल रहा है कहीं वो तो रुक नहीं जाएगा। पांचवी बातें उसके दिमाग में ये था कि हम अभी हमारा जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उतना प्रशिक्षित नहीं है, हमारे पास उतनी सेना अधिकारी नहीं है, हम भारतीय भाषा के ज्ञाता भी नहीं हो चुके हैं, हमारा कंपनी का जो कर्मचारी पदाधिकारी भारतीय भाषा अभी पूरी तरह परिचित नहीं है। अगर हम सत्ता डायरेक्ट स्थापित करते हैं तो प्रशासन चलाने में हमको दिक्कत होगा, क्योंकि ना तो हमारे पास कर्मचारी उतना है, ना तो उतना पदाधिकारी है, हम भारतीय लोगों की भाषा को जानकारी नहीं है, हम अपनी बात कैसे आम लोगों के पास रख पाएंगे।
ये सब उसके दिमाग में मन में था। तब उसने सोचा नहीं, ऐसा व्यवस्था लाया जाए जिससे हमारा भी काम चल जाए वहाँ शासन करने का और जनता का भी हित हो। वो आंतरिक रूप से चाहता था, लेकिन हुआ क्या कि पहले समझिए कि अब द्वैध शासन प्रणाली क्या था। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दो शासन होगा, दो लोगों का शासन, दो लोगों का शासन। इसमें लॉर्ड क्लाइव क्या किया कि कंपनी का कार्य क्या होगा, कंपनी का कार्य होगा राजस्व वसूलना, कंपनी का कार्य होगा सैन्य प्रशासन, और कंपनी का कार्य होगा विदेश नीति, यानी दूसरे देशों से संबंध। ये तीन कार्य कंपनी अपने हाथ में ले लिया और इसी क्षेत्र में शासन करने का दायित्व किसको दिया? भारतीय नवाब। इसी को बोलते हैं क्या? दोहरी शासन प्रणाली। क्लियर हुआ? दोहरी शासन प्रणाली, दो लोगों का शासन है इस क्षेत्र में। कंपनी यानी गवर्नर, बंगाल के गवर्नर का काम क्या होगा? राजस्व वसूलना, सैन्य प्रशासन, सेना का व्यवस्था करना, संचालन करना, और विदेश नीति, दूसरे देशों से संबंध स्थापित करना। और शासन कौन करेगा यहाँ पे? भारतीय नवाब। ऐसा नहीं लग रहा है कि भारतीय नवाब को कठपुतली बना दिया है। कोई भी व्यक्ति बिना पैसा का शासन चलाएगा, जनता इसके पास आएगा, बिना पेंशन दीजिए, तो कहाँ देगा बेचारा? क्योंकि पैसा किसके पास है? कोई जनता आएगा कि हमारा बेटी का शादी है, हम गरीबी है, 10,000 दो, नवाब के पास दे पाएगा? क्योंकि पैसा कहाँ है? इसका मतलब है कि इसको पंगु बना दिया, अरे कठपुतली नहीं, कठपुतली का शिकार नहीं है। तो इसके लिए आप कहिएगा कि इसके लिए क्या किया? तो इस क्षेत्र में उपदीवान नियुक्त किया, उपदीवान, इसके लिए उपदीवान नियुक्त किया। और क्या किया? उपदीवान नियुक्त किया, उपदीवान। आखिर कैसे चलाएगा प्रशासन? कंपनी कैसे चलाएगा या शासन? कहा कि एक हम उपदीवान नियुक्त करते हैं। उपदीवान एक रजा खान और एक सितावरा। यहाँ भी दिमाग लगाया जनता का विश्वास जीतने के लिए, क्योंकि बंगाल का क्षेत्र मुस्लिमों का बहुल क्षेत्र था। तो यहाँ पे किसको नियुक्त किया? मुस्लिम रजा खान। और बिहार क्षेत्र हिंदुओं का क्षेत्र था, तो यहाँ किसको उपदीवान बनाया? सीताबाई। क्लियर हो गया? उपदीवान जो नियुक्त किया था लॉर्ड क्लाइव, तो बिहार के क्षेत्रों में, ये पूरे बंगाल ही है, अभी के आधार पे इसको बिहार मान। बिहार के क्षेत्र जो था उस समय, उसमें सीताबाई को उपदीवान बनाया और बंगाल क्षेत्र में राजा खान को। ये दोनों क्या करता था? तो कंपनी का प्रतिनिधि था, टैक्स वसूल के लाता था, वहाँ कुछ गड़बड़ है तो उस पर सूचना देता था, सारे काम। ये उपदीवान इसका नहीं है, किसका है? कंपनी का। क्योंकि कंपनी को मिला था क्या चीज? इलाहाबाद की संधि से बंगाल का दीवानी। कंपनी को क्या मिला था? बंगाल का दीवानी। तो दीवानी का हेड कौन है? तो उसका छोटका क्या कहलाएगा? वो फिर दीवान ने कहलाएगा। हाँ, क्लियर हुआ? यही था द्वैध शासन। अब समझ लो कि द्वैध शासन का उद्देश्य क्या होगा? कर प्राप्त करना ही होगा ना, वो प्रत्यक्ष शासन स्थापित करना, उद्देश्य तो यही होगा इसका। क्या परिणाम निकला होगा? क्या परिणाम निकला होगा? कंपनी का जो कर्मचारी होगा, अधिकारी होगा, सोचा होगा बदनाम तो यह न होते,
चल जल्दी धान लूट ले, भ्रष्टाचार क्योंकि जनता से संबंध किसका है? नवाब का। कुछ होगा तो जनता किसको बोलेगा के? तो ये अपना चक्कर में धन लूटा, यानी प्रशासनिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, अधिक कर लगा दिया, कृषि का विकास नहीं हुआ, किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। अब इतना ने धन चल रहा था, लूट रहा था कि वहाँ पे डाकू बंगाल में घूमने लगा। डाकू भी घूमता था गाँवों में, बहुत डकैती होने लगा, अपराध को बढ़ावा मिला। क्यों? क्योंकि शासन और ये कंपनी, ये अब डाकू एकदम निर्भीक हो गया। अब यहाँ पे ये स्पष्ट कि भाई पुलिस व्यवस्था कौन देखेगा, ये स्पष्ट था ही नहीं। अगर कोई चोरी भी करता था तो ये हंस रही है, नवाब सोचता था, नवाब कहता था कंपनी दंड देगा, और कंपनी कहता था कि नवाब दंड देगा। उसका फायदा कौन उठाता था? डाकू लोग। डाकू लोग कंपनी का फायदा उठाता। अब जैसे नेपाल की सीमा पे लॉ लैंड है, बहुत लोग मार देता है और लॉ लैंड पे फेंक देता है। अब वहाँ पे लॉ लैंड ऐसा है कि ना नेपाल सरकार कुछ बोल पाता है ना भारत का, यानी बिहार सरकार का बिहार क्षेत्र में वैसा सीमा है। वो कहता है ओकर, वो कहता है ओकर, ओकरे कारण जो है लाश कितना दिनों तक पड़ा रह जाता है, बहुत कानूनी प्रक्रिया में फंस जाता है। जानते हो कहानी कि नहीं? लॉ लैंड मैटर जो सीमा है नेपाल भारत का, ठीक उसी प्रकार यहाँ स्पष्ट पुलिस प्रशासन या ये तीन चीजें, बाकी को स्पष्ट नहीं किया। इसको खाली कहा दिया कि भाई तुम शासन करोगे। भाई कैसे शासन करेगा ये स्पष्ट नहीं किया। न्याय इसको न्याय का अधिकार दिया। तो अब भारतीय नवाब सोचता था कि न्याय में रुचि नहीं लेता था, बोलता था ये सब कुछ रख लिया, हम क्या फैसला करें? क्या फैसला करेगा? अब कहेगा, कोई आता था किसान की कंपनी का कर्मचारी हमसे जबरन पैसा वसूल लिया टैक्स के रूप में केस करने के लिए। केस तो नहीं लेता था, लेकिन फैसला कैसे करेगा? इसके अधिकार में है नहीं, क्योंकि पैसा जबरन वसूल लिया तो ये कार्य का अधिकार किसके पास है? अन्याय करने का अधिकार इसको दिया, कैसे न्याय करेगा? जुडिशियल किसके पास है? न्याय ये टैक्स वाला विधान किसके पास है? कंपनी के पास है। तो ये फैसला कैसे करेगा? तो ये भी नवाब शिथिल हो गया। तो न्याय प्रशासन में भी शिथिलता आ गई, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, उद्योग धंधा का पतन हो गया, अकाल आ गया। इतना ने टैक्स वसूलने लगा, ये धन बंगाल अन्न भंडार के रूप में जाना जाता था। बंगाल का धन एकदम लूट प्रारंभ हुआ और इंग्लैंड जा रहा था, तो स्वाभाविक है कि अकाल तो आएगा। ये सब चीजें के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, जब ये समस्याएं उत्पन्न हुआ तब क्राउन को लगा, यानी ब्रिटिश संसद को लगा कि अब यहाँ पे भारत में शासन कंपनी के माध्यम से जो शासन चलाना उसका एक विधान चाहिए। और द्वैध शासन की विफलता ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट लाने के लिए मजबूर किया। ये विफल हो गया था, पता है कि नहीं? प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, कृषि का हास हुआ, उद्योग धंधा का पतन हुआ, शिल्प उद्योग का पतन हुआ, व्यापार वाणिज्य प्रभावित हुआ, अकाल आया, बहुत लोग मर गए। ये सारी विफलताएं हैं। तो ये आपको मूल कॉन्सेप्ट हमने दोहरी शासन प्रणाली को दिया। अब कैसे एग्जाम में लिखेंगे उसको हम आगे बताएंगे। इसको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, तो फिर हम मिटाते हैं। चलिए अब हम इसको एग्जाम के व्यू से, मेंस के व्यू से आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। प्रस्तावना के बाद उद्देश्य होता है, हमने यहाँ 2 नंबर कर दिया। तब ये लिखिएगा प्रकृति विशेषताएं, तब सीमाएं लिखिएगा। जो ये क्रम है ऊपर में, वो क्रम के अनुसार प्रकृति विशेषता। क्या चीज? हम बताएंगे आगे, पहले समझाएंगे। पहले तो ये तो समझ लो, तो बीचे में टपक के बाकी समझ में आ गया तो बीचे टपक। पहले हम ये बताने प्रयास कर रहे हैं कि ये क्रम में हमने
देश को पहले लिखा जाता है, तब उसकी प्रकृति विशेषताएं या प्रावधान, प्रकृति विशेषताएं या प्रावधान की बात हुआ। ठीक है, इसमें नहीं फंसना है एग्जाम में। कहीं भी प्रावधान पूछ देगा, कभी विशेषताएं पूछ देता है, कभी प्रकृति पूछ देता है, तो फंसना नहीं है। सपना ठाकुर, ठीक है। आगे प्रस्तावना, द्वैत शासन व्यवस्था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लाया गया था, पता ही है। इस व्यवस्था को कहाँ लागू किया गया था? बंगाल के क्षेत्रों में लागू किया गया था, संपूर्ण भारत में नहीं। कहाँ पे? बंगाल के क्षेत्रों में। पीटी मेसा ने किया व्यवस्था संपूर्ण भारत में था, तो मार देना सही। बंगाल के क्षेत्रों में यह व्यवस्था 1765 से 1772 तक बंगाल क्षेत्र में लागू रहा। जब वारेन हेस्टिंग आया बंगाल का गवर्नर जनरल बन के, तो यह व्यवस्था को क्या किया उसने? समाप्त कर। पता है? अब आते हैं उद्देश्य, तब ये पढ़ेंगे। कर की प्राप्ति करना, कंपनी का उद्देश्य क्या था इस व्यवस्था को लाने के पीछे? कर की प्राप्ति करना। बंगाल क्षेत्र में कंपनी का शासन स्थापित करना। भारतीय जनमानस का क्या करना? विश्वास जीतना कि हम आपका शासन करता है, हम आपके लिए काम करेंगे। एक विश्वास वाली अनिरूपीय शक्ति पर क्या करना? प्रभाव स्थापित करना। अनिरूपीय शक्ति कौन था? कौन कौन था अनिरूपीय शक्ति? हाँ, ठीक है, ठीक। अब आओ इसकी प्रकृति विशेषताएं, प्रावधान। दोहरी व्यवस्था थी। द्वैत शासन व्यवस्था कैसी व्यवस्था थी? कंपनी अपने पास क्या लिया? सैन्य विदेश नीति। और भारतीय नवाब को क्या दिया? शासन चलाना। अब यानी कि काल का विभाजन। भारतीय नवाब दीवानी और निजामत, दीवानी के अंतर्गत दीवानी को भी छाट दिया। दीवानी को क्या किया? छाटा। दीवानी में बहुत चीजें हैं, तो दीवानी में राजस्व, सैन्य और विदेश नीति तीन वो किसके पास है? और बाकी भारतीय राजाओं के पास। तो एक शब्द में क्या कहेंगे कि दीवानी, पीटी में पूछेगा कि दीवानी का कार्य किसके पास था? भारतीय नवाब के पास, भारतीयों के पास। दीवानी में तीन को ले लिया ये मात्र, ठीक है। दीवानी का मतलब होता है नागरिक प्रशासन, ठीक है। और निजामत का मतलब होता है न्याय करना, न्याय प्रशासन। अब क्लियर हुआ सुधा? दीवानी में बहुत चीजें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोड बनाना है, पानी की व्यवस्था करना है, भवन बनाना है, पेंशन देना है। तुमको कौन पेंशन चाहिए? और भी। लेकिन उसमें तीन चीजें कंपनी लिया, बाकी किस पे थोप दिया? नवाब। यहाँ पे काल का विभाजन का मतलब यहाँ दीवानी प्लस निजामत में समझना कि दीवानी का तीन चीज कंपनी के पास है, बाकी सब बढ़िया चीज मलाईदार पोस्ट कंपनी। और खखरी वाला पोस्ट किसको दे दिया? खखरी जानती हो? खखरी मतलब क्या होता है? धान। वो लोग नहीं जान रहे थे, जान रहे थे, हमको लगा मिटका शाही इसीलिए कंपनी। अब इसमें कंपनी उत्तरदायित्व का भार, उत्तरदायित्व का भार किसके पास है? कंपनी के पास, क्योंकि सैन्य और विदेश नीति दोनों और राजस्व तीनों, उत्तरदायित्व का भार है इसके पास। लेकिन ऐसा व्यवहार में उसने नहीं कर पाया। व्यवहार में तो उसका मकसद क्या था? अधिक से अधिक धन लाभ। तो उत्तरदायित्व का भार उसके पास दिख रहा है मात्र कि जनता को अगर अकाल आया तो व्यवस्था करेगा, जनता गरीबी में मर रहा है तो उसकी व्यवस्था करेगा, ऐसा सिद्धांत में था। व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाया। उत्तरदायित्व है। उप दीवान की क्या किया? नियुक्ति। इसमें उप दीवान की व्यवस्था थी। बंगाल क्षेत्र में मोहम्मद रजा खां, बिहार क्षेत्र में सीतागढ़। उद्देश्य बताइए। ये सीमाएं, सीमाएं का मतलब होता है आलोचना, क्या कमियां थी। सीमाएं का मतलब क्या? कमियां। सीमाएं, दोष, कमियां या आलोचना की बात हुआ। क्लियर हुआ? अपना खाता के तुम लोग कितना सिखाएं? हाँ। यह व्यवस्था कंपनी के
द्वैध शासन व्यवस्था भारतीय के लिए लाया, तू अपने लिए लाया। तो पहला बात, यह व्यवस्था कंपनी के हित से प्रेरित। आलोचना करना है तो 2 को तो ये लिखिए देना, कोई भी टॉपिक में, अंग्रेज की नीति में कोई भी टॉपिक में 2 को तो तुमको सिखा दिया। यह व्यवस्था कंपनी के हित से प्रेरित था, भारतीय हित से नहीं था। यह व्यवस्था एक कैसी थी? थोपी गई व्यवस्था थी। क्या भारतीय नवाब से मशवरा लिया था कि हमेशा ये हम करेंगे? ऐसा नहीं, थोप दिया कि 3 चीज रख लिया, बाकी आप जानिए। तो थोपी गई व्यवस्था से बात है। इस व्यवस्था में नवाब को कठपुतली और मुखौटा के रूप में प्रयोग किया। नहीं, बड़का चीज अपने पास रखा, बिना पैसा को उसको धन शासन चलाने का मुखौटे न हो गया। पीछे में कोई और है, आगे किसी और को कर दिया। क्या सीरिया भी ऐसे कर सकती है? अगर तुम दोनों जाती हो तो कुछ आगे तो कहेगा तुम आगे, पीछे तुरंत आ जाएगा। तो इसको मृत्यु से क्या है? भय, मृत्यु से भय है। इस व्यवस्था में तुम प्रतिष्ठा की हम श्रेष्ठ हैं, उम्र में बड़े हैं, दीदी हैं। यह व्यवस्था में नवाब को कठपुतली और मुखौटा के रूप में प्रयोग किया गया था। भारतीय नवाब को धन के बिना शासन चलाने का दायित्व दिया। धन के बिना न शासन चलाने का। शासन तभी चलाया जाता है जब धन की भी हो, वित्तीय व्यवस्था हो। लेकिन बिना धन का अगर किसी को वेतन नहीं मिल रहा है 4 महीना के मिलता होगा 4 महीना से, तो वो कर्मचारी किसके पास रोने आता होगा? नवाब के पास या कंपनी के पास? नवाब के पास। लेकिन नवाब कर क्या सकता है बिना धन? तो शोषण हुआ ना। भारतीय नवाब को अधिकार विहीन कर दिया, नहीं दिया। यानी 3 चीजें अपना पास रख लिया, जिसके पास बचा क्या? अधिकार विहीन हो गया। ना नवाब के पास पैसा है, ना नवाब के पास सेना है, ना नवाब के पास विदेश नीति, यानी संप्रभुता खत्म। कंपनी का प्रशासनिक संबंध जनता से नहीं रहा था। प्रशासनिक संबंध किससे है? जनता से। किसका है? नवाब का है, क्योंकि आगे कौन है? नवाब है जनता के सामने। क्लियर हुआ? सीमाएं आलोचना। चलो लिखो। चलिए अब हम आगे देखते हैं द्वैध शासन प्रणाली में। ठीक है, औचित्य या कारण या आधार या मजबूरियां एक ही बात है। यानी बंगाल में लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली लाया तो उसकी क्या मजबूरियां थी? दूसरा व्यवस्था क्यों नहीं लाया? द्वैध शासन यानी दोहरी शासन क्यों लाया? क्यों नहीं वो भारतीय नवाब को हटा के डायरेक्ट अपना शासन स्थापित किया? इसके पीछे क्या मजबूरियां थी? ये है ना, दोहरी शासन व्यवस्था जो लाया, नवाब भी शासन करेगा, कंपनी भी रहेगा। क्यों लाया? इसके पीछे क्या उसका निहितार्थ था? क्या उचित था? क्या मजबूरियां थी? क्यों नहीं उसने भारतीय नवाब को हटा दिया और अपना शासन डायरेक्ट स्थापित किया? मजबूरियां क्या थी? पहला, भारतीय द्वारा विरोध का डर कि अगर हम सत्ता को डायरेक्ट राजनीतिक सत्ता को स्थापित करेंगे तो कहीं भारतीय लोग, बंगाल के आम जनता लोग विरोध तो नहीं कर देगा हमारा। क्योंकि परंपरा से जो चीज विकसित रहता है उसके साथ उसका भावनात्मक इमोशनल लगाव हो जाता है। नहीं होता है? लगाव हो जाता है किसी भी चीज में। गांव में आप देख लीजिए कि जौन क्षेत्र में तुम रह रही हो अभी और आपके पिताजी वहां से नहीं दूर में कहीं जमीन लेके घर बना दें तो तुमको जाने की इच्छा नहीं करेगा। जबकि वहां बढ़िया घर बना हुआ है, स्पेस है, जगह है, सब कुछ है, नहीं जाने की इच्छा करेगा। क्यों पता है? क्योंकि जहां भी वर्तमान में रह रही हो उस क्षेत्र से, उस समाज से, उस समूह से, उस लोगों से इमोशनली लगाव हो गया है। उस वातावरण में तुम ढल गई हो। भारतीय नवाब विकास करे चाहे नहीं करे, भारतीय नवाब क्यों शोषण क्यों नहीं कर रहा था, लेकिन लगाव किसके साथ था? जनता का। भारतीय नवाब के साथ ही था, कंपनी के साथ नहीं हो सकता। कंपनी को लॉर्ड क्लाइव को, सॉरी लॉर्ड क्लाइव में, हाँ रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव एक ही बात है, फंसना नहीं है। पढ़ी रॉबर्ट क्लाइव तो ऑप्शन में दे दिया लॉर्ड क्लाइव, या लॉर्ड क्लाइव पढ़ी तो ऑप्शन में रॉबर्ट क्लाइव, फंसना नहीं, दोनों एक ही है। उसका नाम है, पूरा नाम रॉबर्ट। हाँ पूरा नाम है रॉबर्ट। हाँ पूरा नाम है इसका रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड
उसका एक सम्मानित उपाधि टाइप का है। अंग्रेज के द्वारा चूंकि अनुमोदन हो जाता था, तो जब अंग्रेज का अनुमोदन हो गया तो उसके आगे क्या लगता था? लॉर्ड। क्लियर हो गया ना, ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो रॉबर्ट क्लाइव को, लॉर्ड क्लाइव को ये दिमाग में था कि अगर हम डायरेक्ट राजनीतिक सत्ता स्थापित करेंगे, नवाब को हटा देंगे, तो कहीं भारतीय जनमानस, बंगाल के लोग, आम जनता कहीं विरोध तो ना कर दे, इस बात का डर था। इसीलिए बोला नहीं, अभी राजा का भी रहेगा, हम भी रहेंगे। क्लियर हो गया। दूसरा, अन यूरोपीय कंपनी, जितना अन यूरोपीय कंपनी था, पुर्तगाली हो, डच हो, फ्रांसीसी हो, वो किसकी सूबेदारी को स्वीकार किए हुए था? नवाब का। वो कर किसको दे रहा था? टैक्स। नवाब को। किसके नियम से चल रहा था? नवाब के द्वारा फरमान के आधार पे। उस पर किसका नियंत्रण था? नवाब का था। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव को दिमाग में लगा कि अगर हम हटा देते हैं नवाब को, तो जो कर मिल रहा है, जो अन यूरोपीय कंपनी नवाब को कर दे रहा है, टैक्स दे रहा है, वो हमको देगा कि नहीं देगा? मेरी सूबेदारी को स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? क्लियर हुआ। अन यूरोपीय कंपनी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सूबेदारी को स्वीकार नहीं करने का भय था। इसीलिए कंपनी के पास प्रशिक्षित अधिकारी भी नहीं था। अभी तो जुमा 8 दिन हुए किया था उसको क्या प्लासी का युद्ध जीता, उसमें तो धोखे का युद्ध था। बक्सर का युद्ध जीता तो 64 में जितवे किया, 65 में इलाहाबाद संधि किया। तो इतना जल्दी इसको पास ट्रेंड ऑफिसर कहाँ से आ जाएगा? इसको इस बात का भी भय था कि हमारे पास तो प्रशिक्षित अधिकारी है ही नहीं, कुशल अधिकारी है नहीं, हम शासन चलाएंगे किसी यहाँ पे? तो चलो अभी नवाब के पास जो कर्मचारी अधिकारी, उसी के माध्यम से चला लेते हैं, इसलिए दोहरी व्यवस्था लाया। कंपनी व उसके अधिकारी भारतीय रीति रिवाजों तथा भाषा से क्या थे? अनभिज्ञ थे। भारतीय भाषा क्या होता है, कैसे बंगाली बोला जाता है, कैसे उर्दू वहाँ चू वहाँ करता होगा, ये और वो कुछ और बोलता होगा, नहीं समझता होगा। नहीं देखते हो हिंदी ट्रांसलेट रहता है वो ऐसे कि राजा ये गवर्नर कुछ बोलता है तो वो हिंदी में उसको बताता है कि ये कहा। देखिए फिल्म में। तो रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि मेरे पास जो कर्मचारी अधिकारी है, जरा मना छोटा मोटा कम, वो तो भारतीय रीति रिवाज भाषा से अनभिज्ञ है, उसको पता ही नहीं बंगाली भाषा क्या होता है, उर्दू क्या होता है, हिंदी क्या होता है, कैसे बात करेगा प्रशासन चलाने के क्रम में। तो चलो अभी हम नवाबे के कर्मचारी से काम निपटा लेते हैं। क्लियर हो गया। अगला, कंपनी को अपने व्यापार वाणिज्य में बाधा पड़ने का डर था कि अगर हम डायरेक्ट बंगाल में शासन स्थापित करते तो कहीं हमारा व्यापार वाणिज्य, कंपनी के लोग या भारतीय जनता, बंगाल की जनता हमारा सामान खरीदेगा कि नहीं, हमको कच्चा माल देगा कि नहीं, कहीं विद्रोह की डर जो था, तो व्यापार वाणिज्य तो बाधा होगा ही, उसकी डर थी उसको। साथ ही रॉबर्ट क्लाइव को लग रहा था कि हम वहाँ पे जो ब्रिटिश संसद है उसका स्वीकृति होता था ना, तो इसको डर था कि अगर हम भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करेंगे, कहीं ब्रिटिश संसद हमको यहाँ से हटा तो नहीं देगा, क्योंकि उसका अनुमोदन चाहिए। बिना पूछे यहाँ अगर वो व्यवस्था ले लाता है तो नहीं हटाएगा। और जिस बात का लॉर्ड क्लाइव का डर था वही बात हो गई, जिसे मैं डरता था वही बात हो गई। गाना सुनी हो? सुधा मुस्कुरा रही, क्यों मुस्कुरा रही हो गाना पे? हाँ, अंग्रेजी रॉबर्ट क्लाइव के इस बात का डर था कि कहीं अंग्रेजी संसद अपना विधान तो ना लाए, वो हमारे कार्यों में, क्षेत्रों में हस्तक्षेप तो ना करे। लेकिन अंततः बेचारा जिस बात का डर था, जिस डर से लाया, अंतर्गत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ ही गया। आ गया ना, संसद ला ही दिया ना। चलो आगे, परिणाम क्या हुआ? परिणाम में सकारात्मक नहीं, क्या दुष्परिणाम, नकारात्मक परिणाम। प्रशासनिक क्षेत्र में देश में कानून व्यवस्था क्या हो गई? ठप हो गई। कंपनी का राय कि नवाब करेगा, नवाब का राय कंपनी करेगा, इसी के पेच में ठप हो गई। प्रशासनिक भ्रष्टाचार को क्या मिला? बढ़ावा मिला, नहीं मिलेगा। अब भारतीय, क्योंकि कर्मचारी अधिकारी कौन था? कुछ कंपनी का था, कुछ भारतीय था। तो भारतीय जो था वो अपना फायदा उठाया, वो ना वो भाषा के जानता था, कुछ बोल देता होगा। जैसे कहानी है
जहाँ अररी ब्लॉक है, जहाँ पे हम पोस्टेड भी रहे हैं, वहाँ पे वो उस ब्लॉक में एक नवाब हुसैन नवाब का गढ़ है और आज भी है। वहाँ पे वो सारा चीज़ नवाब का जो राज दरबार होता था, नहीं होता है स्टेट जिसको बोलते हो, उसका सारा से बिल्डिंग वगैरह वो आज भी है वहाँ पे शेखपुरा जिला में। तो वहाँ पे नवाब था, नवाब का मंत्री भी था सब लोग। तो ठंडा के दिन में, ठंडा दिन नहीं होता है, ठंड का दिन भी आ गया है, तो सियार ठंडा के दिन में रात को खूब भौंकता है, बोलता है, सुनी हो वहाँ वहाँ करते रहता है। तो नवाब पूछा अपने मंत्री से, भाई ये सियार क्यों बोल रहा है? तो बोला हुजूर इस सियार को ठंडा लग रहा है, ये कंबल मांग रहा है। ठीक है, ठंडा लग रहा है, क्या बोला? ठंडा लग रहा है, आप समझो। तो बोला नवाब जो है आदेश दे दिया, किसको? मंत्री को, कि कम्बल बांट दीजिए। कम्बल बेचारा कम्बल आ नवाब, अच्छा ये बताओ इधर को कम्बल चाहिए क्या? उसकी पे कम्बल आया, ये अपना बांटने के नाम पे घर में रख लिया होगा, दे दिया होगा। फिर भी अगला दिन फिर वही सियार बोल रहा है, बोला कि कम्बल नहीं बांटा क्या? बोला जी हुजूर कम्बल तो हम बांट देंगे। फिर ये लोग क्यों बोल रहा है? बोला कि दुआ दे रहा है आपको कि नवाब कम्बल बांटा। तो वही बात हुई यहाँ पे, वही बात क्या होगा यहाँ पे, कंपनी से जो कर्मचारी होगा, अधिकारी होगा, पैसा मांगता हो कि जनता की ये काम करना है, वो काम करना है, अकाल आ गया है, खाने की व्यवस्था करना है। लेकिन क्योंकि कंपनी को तो पता नहीं जमीनी स्तर पे, अब वो पैसा लिया कंपनी से मांगा, वो क्या पता अकाल में अनाज की व्यवस्था किया कि नहीं किया, पैसा अपने पास रख लिया होगा। तो क्या मिले? फाइनली प्रशासनिक भ्रष्टाचार, अनाप शनाप व्यापार में इतना मुनाफा आ रहा है तो इतने ही बता रहा है, इतना कर आया तो इतने ही बता रहा है। फाइनली प्रशासनिक भ्रष्टाचार को क्या मिला? क्यों? क्योंकि कंपनी का अपना ज़्यादा अधिकारी था नहीं, कंपनी जमीनी स्तर पे नहीं था, जमीनी स्तर पे तो नवाब था। क्लियर हो गया? ग्रामीण प्रदेशों में डाकू घूमने लगा, अपराध को बढ़ावा मिला, आर्थिक क्षेत्र में कृषि का ह्रास हुआ, यानी पतन, कृषकों की स्थिति, जब कृषि का ह्रास होगा, पतन होगा, तो कृषकों की स्थिति दयनीय होगी। व्यापार वाणिज्य का क्या हुआ? पतन हुआ। उद्योग तथा दस्ता का ह्रास हुआ, हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। नैतिक क्षेत्र में, नैतिक क्षेत्र का पतन का मतलब होता है, पहले समझो कि किसान, जुलाहा, कर्मकार जितने लोग थे, उन लोग मन में सोचने लगे कि हम ज़्यादा उत्पादन क्यों करें, हम ज़्यादा कपड़ा क्यों बुने, हमको जब लाभ नहीं हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, तो हम क्यों कृषि को ज़्यादा उत्पादन करें, हम उतने उत्पादन करें जितना हमारा काम बन जाए, चल जाए। तो उसको क्या बोलते हैं? नैतिक क्षेत्र में पतन, नैतिक क्षेत्र में परिणाम। दूसरा, ग्रामीण व्यवस्था को बढ़ावा मिला। कैसे? अब गांव के लोग को टैक्स अधिक लग रहा था, टैक्स को पूरा करने के लिए साहूकार के पास ऋण लेने गया, साहूकार ऋण दे दिया, उसको पैसा दे दिया, वो ऋण दे दिया जमींदार को। अब फिर उसको व्यवस्था नहीं हुआ, फिर जमींदार सुबह सुबह पहुंच जाता था, उसका आदमी चुंगी दीजिए, अभी परेशान, कहाँ देंगे? तो साहूकार से ले, फिर साहूकार महाराज अगला बार दे दो, पिछला वाला भी, ये वाला भी, फिर लिया, फिर दिया, यानी ऋण का चक्र में क्या हुआ? उस चक्र में फंस गया। तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रामीण ऋण व्यवस्था को बढ़ावा मिला। अकाल की समस्याएं उत्पन्न हुई, क्यों? क्योंकि कृषि का ह्रास हुआ। तो और यहाँ तक इतिहासकारों ने कहा कि अकाल इतना भयानक आया इस अवधि में बंगाल क्षेत्रों में कि माँ बाप अपना भूख मिटाने के लिए अपने बाल बच्चों को भी बेच डाला। डाकू राज, इससे क्या हुआ? फाइनली द्वैध शासन प्रणाली से डाकू राज क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट। किसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ? द्वैध शासन। अब तक तो ये पढ़ रही थी, दो कंपनी ये किया, नवाब ये किया, सिताब राय रजा खां, 4 बार से ज्यादा तो पढ़ती नहीं थी। हाँ, इससे ज्यादा पढ़ती थी द्वैध शासन में। आप समझ में आ गए होगा द्वैध शासन में क्या पढ़ना था, क्योंकि द्वैध शासन नहीं पढ़े तो अंग्रेज का फिर नीति समझ ही नहीं पाएगी।
पहला प्रशासनिक व्यवस्था संरचना ही है अंग्रेजों का, द्वैध शासन प्रणाली, लॉर्ड क्लाइव लाया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं। तो आज का क्लास यहीं तक। अगले टॉपिक में भारत में संवैधानिक विकास यानी कंपनी के काल में जो अधिनियम आया, क्राउन के काल में जो अधिनियम आया, हम लोग वो पढ़ेंगे। आज का क्लास द्वैध शासन का जो जितने आयाम था हमने ऑल ओवर आपको बता दिया। इसको जरूर एक बार किताब पढ़ें, रिवीजन करें, और पीटी फैक्ट यहीं से रहता है। कॉन्सेप्ट में विशेषताएं से रहेगा, औचित्य से रहेगा, फैक्ट में तो पता ही है आप लोग। अगले क्लास का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।